निम्न में से किसका यह कथन है कि हर प्रकार की राजनीति, चाहे वह घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, शक्ति संघर्ष की एक प्रक्रिया है? शक्ति संघर्ष की एक प्रक्रिया किससे जुड़ा हुआ है ये? हेराल्ड लासवेल, एच जे मॉर्गेनथाउ, केनेल थॉमसन, ई एच कार। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप भी गेस करिएगा साथियों। तो ऑप्शन साथियों बी राइट हो जाएगा। हंस जे मोर्गेनथाउ का यह कथन है, वो कहते हैं कि हर प्रकार की राजनीति, चाहे वह घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, शक्ति संघर्ष की एक प्रक्रिया है। ये उन्होंने कहा था, ये इनका कथन है, इनका विचार रहा है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष रहा। निम्न में से किसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत से नहीं है? जिसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी अप्रोच, उपागम या सिद्धांत से नहीं है, वो आपको चयन करना है। हेराल्ड लॉसवेल, हंस जे मोर्गेनथाउ, निकोलस जे स्पाइकमैन, बर्ट्रैंड रसेल। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बर्ट्रैंड रसेल है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत से जुड़े हुए नहीं है साथियों, ध्यान रखिएगा, बर्ट्रैंड रसेल। जबकि ये तीनों विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। निकोलस जे स्पाइकमैन, हांस जे मोर्गेनथाउ और हेराल्ड लॉसवेल, ये तीनों यथार्थवादी सिद्धांत के समर्थक है, जबकि बर्ट्रैंड रसेल इसका समर्थक नहीं है। नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष रहा 3 नंबर, आधुनिक समय में आदर्शवादी विचारधारा के समर्थकों में किसका नाम उल्लेखनीय है? यानी वर्तमान समय में आदर्शवादी विचारधारा के समर्थकों में किसका नाम उल्लेखनीय है, प्रमुख रूप से लिया जाता है? वुड्रो विल्सन, डेविड स्टर्न, केनेथ थॉमसन, बर्ट्रैंड रसेल। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बर्ट्रैंड रसेल है जो आधुनिक समय में आदर्शवादी विचारधारा के समर्थक है साथियों, बर्ट्रैंड रसेल। वैसे साथियों वुड्रो विल्सन भी आदर्शवाद की बड़ी प्रवक्ता रहे हैं 1919 से 1934 तक। ध्यान रखिएगा, वुड्रो विल्सन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति, ये आदर्शवाद के बड़े समर्थकों में से एक हैं, जिन्होंने 1919 से 1934 तक इन्होंने इसकी वकालत की थी साथियों। जबकि डेविड स्टर्न और केनेथ थॉमसन ये यथार्थवादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। वुड्रो विल्सन शास्त्रीय आदर्शवादी विचारधारा के समर्थक है, जबकि आधुनिक समय में आदर्शवादी विचारधारा के समर्थक है बर्ट्रैंड रसेल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, हंस जे मोर्गेनथाउ ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के शक्ति सिद्धांत, पावर अप्रोच के कितने तत्व बताए हैं? मॉर्गेनथाउ ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के शक्ति सिद्धांत के कितने तत्व बताए? 3, 4, 5 या 6? तो साथियों ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 6 तत्व बताए थे। हंस जे मोर्गेनथाउ ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के शक्ति सिद्धांत, पावर अप्रोच, पावर थ्योरी के 6 तत्व बताए हैं साथियों। और इनकी बुक है एमोग ए नेशंस। नेक्स्ट सवाल, विश्व शांति के लिए 14 सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया था? आइजनहोवर ने, प्रिंस राइट ने, वुड्रो विल्सन ने, मुनरो ने। विश्व शांति की स्थापना के लिए 14 सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया था साथियों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वुड्रो विल्सन ने विश्व शांति के लिए 14 सूत्रों का प्रतिपादन किया था। इन्हीं सूत्रों के आधार पर आगे चलकर राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इन्हीं सूत्रों के सहारे, इनके आधार पर राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी साथियों। और ये विश्व शांति के लिए इन्होंने 14 सूत्रों का प्रतिपादन किया था। वुड्रो विल्सन उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे और इन्होंने आदर्शवाद की बड़े तौर पर वकालत की थी साथियों। नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष रहा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का राज्य व्यवस्था से घनिष्ठ संबंध है, यह कथन किसका है?
कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का राज्य व्यवस्था से घनिष्ठ संबंध है? यह प्रसिद्ध कथन किस विद्वान का रहा है? हंस जे मोर्गेंथाउ, केनेथ थॉमसन, पीएच कार, पार्मर एंड पार्किंस। क्या होगा राइट आंसर? चयन करिएगा आप भी साथियों। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो साथियों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट। पार्मर एंड पार्किंस कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का राज्य व्यवस्था से घनिष्ठ संबंध है साथियों, यह इनका प्रसिद्ध कथन रहा है। नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष रहा, आपकी स्क्रीन पर 7 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? किस विद्वान का प्रसिद्ध कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन तो वास्तव में विदेश नीति के अध्ययन के अलावा कुछ नहीं है, अतिरिक्त कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? फेलिक्स ग्रास, ईएच कार, डेविड स्टन, वुड्रो विल्सन। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया साथियों, ये हो सकता है आगामी परीक्षाओं में भी रिपीट हो जाए। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चयन करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साथियों। फेलिक्स ग्रास का यह कथन है, उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह फेलिक्स ग्रास का महत्वपूर्ण कोटेशन है। नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष रहा 8 नंबर। व्यवस्था सिद्धांत में व्यवस्थाओं के नियंत्रण एवं अनुरक्षण के लिए उपयोगी तत्वों में शामिल नहीं है। व्यवस्था सिद्धांत में व्यवस्थाओं के नियंत्रण एवं अनुरक्षण के लिए उपयोगी तत्वों में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? स्थिरता, संतुलन, समस्थिति, दबाव। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 8 नंबर क्वेश्चन। तो साथियों ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दबाव है जो इनमें शामिल नहीं है साथियों, जबकि ये तीनों इनमें शामिल है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर रहा 9 नंबर। निम्न में से किसका यह मत है कि संघवाद संयुक्त राज्य अमेरिका का एकमात्र महत्वपूर्ण संस्थागत नवाचार है? यानी संस्थागत नवाचार की संज्ञा संघवाद को किसने प्रदान की है साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में? तो मॉन्टेस्क्यू, डी टॉकविले, केसी वियर, सैमुअल हंटिंगटन। क्या नाम आएगा इसकी जगह साथियों? किस विद्वान का यह मत रहा है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। सैमुअल हंटिंगटन ने कहा कि संघवाद संयुक्त राज्य अमेरिका का एकमात्र महत्वपूर्ण संस्थागत नवाचार है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 10 नंबर साथियों। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लोकतंत्र को एक सार्वभौमिक मूल्य माना? वह कौन सा वर्ष था जब यूएन महासभा ने लोकतंत्र को एक सार्वभौमिक मूल्य माना था साथियों? 1995 का, 2005 का, 2010 का, 2015 का साथियों। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 2005 में यूएन महासभा ने लोकतंत्र को एक सार्वभौमिक मूल्य की संज्ञा प्रदान की थी साथियों। और यूएन महासभा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष रहा 11 नंबर। किस प्रधानमंत्री के काल में अफ्रीका फंड की स्थापना की गई थी? यानी किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अफ्रीका फंड की स्थापना की गई थी? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों? ऑप्शन आपके समक्ष है। तो साथियों ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी के कार्यकाल में अफ्रीकी फंड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष रहा 12 नंबर। मॉन्टेस्क्यू ने किस देश की शासन प्रणाली का अध्ययन कर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मॉन्टेस्क्यू ने किस देश की शासन प्रणाली का अध्ययन कर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली। क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चयन करिएगा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड से प्रभावित होकर मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था साथियों। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इंग्लैंड देश की शासन प्रणाली से प्रभावित होकर मॉन्टेस्क्यू ने। नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष रहा आपकी स्क्रीन पर साथियों, निम्न में से किस गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व पहली बार उपराष्ट्रपति ने किया था साथियों? बहुत ही अच्छा सवाल है। वह कौन सा गुट निरपेक्ष का शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व पहली बार उपराष्ट्रपति ने किया था साथियों? पहला, 10वां, 17वां, 18वां? क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सोचिएगा। तो साथियों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन साथियों जब 2016 में आयोजित हुआ था तो यह पहला मौका था उस वक्त जब इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व पहली बार भारतीय उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी ने किया था साथियों 2016 में। जबकि 18वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन जब 2019 में आयोजित हुआ है साथियों। यह दूसरा मौका है जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व साथियों वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति जी ने किया है साथियों। पहली बार उपराष्ट्रपति ने 2016 में 17वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन में किया था साथियों भारत का प्रतिनिधित्व, जबकि दूसरी बार 18वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो 2019 में आयोजित हुआ है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है एम वेंकैया नायडू जी ने। यानी दोनों लगातार सम्मेलन हुए साथियों, इसमें किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया है। 17वें और 18वें दोनों गुट निरपेक्षों के शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने साथियों भाग नहीं लिया, ध्यान रखिएगा, ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है। तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको देखने हैं यहां आपकी स्क्रीन पर रहे। यानी साथियों 17वां 13 से 18 सितंबर 2016 को कराकस वेनेजुएला में आयोजित हुआ था। यानी 17वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन 13 से 18 सितंबर 2016 को कराकस वेनेजुएला में आयोजित हुआ था और इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बजाय तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इसमें भाग लिया था साथियों। यानी मोदी जी ने इस शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया था 17वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में साथियों, क्योंकि यह एक ऐसा मौका आया है लगातार भारतीय प्रधानमंत्री हमेशा इस शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं, लेकिन 2016 में जब ये पहला मौका है जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया है और उपराष्ट्रपति ने पहली बार भाग लिया साथियों। और साथियों जो 18वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 25 से 26 अक्टूबर 2019 को अजरबैजान के बाकू में आयोजित हुआ, अजरबैजान के बाकू शहर में आयोजित हुआ है साथियों 18वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, और इसमें भी भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया है साथियों। और इस सम्मेलन में भाग लिया है साथियों उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया है 18वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में साथियों, क्योंकि लगातार ये दो मौके सामने आए हैं जिसमें किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया है। इन दोनों सम्मेलनों में 17वें और 18वें में दोनों में क्रमशः उपराष्ट्रपति ने भाग लिया है हामिद अंसारी और एम वेंकैया नायडू जी ने। साथियों इससे पहले एक और मौका आया था, चौधरी चरण सिंह जी ने इस गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया था पहले, क्योंकि वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त हुए थे और उन्होंने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था साथियों। उस वक्त एक मौका था। तो साथियों एक्स्ट्रा फैक्ट है आपकी नजरों में होने चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां से उठ सकता है कि पहली बार गुट निरपेक्ष सम्मेलन में उपराष्ट्रपति ने भाग लिया है 17वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन में, और दूसरी बार मौका है जब 18वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भी उपराष्ट्रपति ने भाग लिया है। नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष रहा आपकी स्क्रीन पर 14 नंबर, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। यानी संघाई सहयोग संगठन एससीओ के संदर्भ में सही कथन का चयन करें तो करिएगा आप। भारत जून 2017 में संघाई सहयोग का पूर्ण सदस्य बना। इस संगठन का सचिवालय संघाई में है
और इसमें वर्तमान में 8 सदस्य, 4 पर्यवेक्षक तथा 6 वार्ता भागीदार राष्ट्र है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों? चयन करिएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला और तीसरा दोनों कथन सत्य है, जबकि दूसरा कथन साथियों असत्य है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस संगठन का सचिवालय बीजिंग में है साथियों, बीजिंग, न कि संघाई में। भारत जून 2017 में संघाई सहयोग का पूर्ण सदस्य बना है साथियों। भारत और पाकिस्तान दोनों ही साथियों जून 2017 में संघाई सहयोग के नवीनतम सदस्य राष्ट्र बने हैं, इसके पूर्ण सदस्य राष्ट्र बने हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों संघाई सहयोग संगठन के नवीनतम सदस्य बनते हैं, जिनसे इस संघाई सहयोग संगठन की सदस्य संख्या 6 से बढ़कर 8 हो गई थी साथियों। इसमें वर्तमान में 8 सदस्य है, 4 पर्यवेक्षक राष्ट्र है और 6 वार्ता भागीदार राष्ट्र शामिल है साथियों। यह भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला और तीसरा दोनों सत्य है। नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष रहा 15 नंबर। निम्न में से यह किसका नारा है कि अप्रासंगिकता से अस्पष्ट कम बुरा है? अप्रासंगिकता से अस्पष्ट होना कम बुरा है, यह किसका नारा रहा है? आदर्शवाद का, यथार्थवाद का, व्यवहारवाद का, उत्तर व्यवहारवाद का? क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चयन करिएगा। तो साथियों ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर व्यवहारवाद का यह प्रमुख नारा रहा है कि अप्रासंगिकता से अस्पष्ट होना कम बुरा है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष रहा। जॉन मर्साइमर की रचना ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, साथियों यह भी ध्यान रखिएगा, पुस्तक है ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स 2001, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के निम्न में से किस यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है? यानी यह बुक जॉन मर्साइमर की है, ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स किस यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है? प्रतिरक्षात्मक यथार्थवाद, परिधीय यथार्थवाद, आक्रामक यथार्थवाद, नव संरचनात्मक यथार्थवाद? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो साथियों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आक्रामक यथार्थवाद के बारे में इस पुस्तक में वर्णन किया गया है साथियों। यानी आक्रामक यथार्थवादी सिद्धांत का यह बुक प्रतिनिधित्व करती है। जॉन मर्साइमर की रचना है ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स 2001। नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष रहा 17 नंबर। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने किस भाषण में लोकतंत्र को जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन कहा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने किस भाषण में लोकतंत्र को जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन कहा था साथियों? यह परिभाषा भी कई बार पूछी गई कि यह परिभाषा किस विद्वान की है? लोकतंत्र को जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन कहा जाता है। तो यह अब्राहम लिंकन की अमेरिकी राष्ट्रपति थे। और यह परिभाषा किस भाषण में दी थी साथियों? गेटिसबर्ग भाषण, वाशिंगटन भाषण, न्यूयॉर्क भाषण, न्यू हेवन भाषण? क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चयन करिएगा आप ऑप्शन। तो साथियों ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गेटिसबर्ग भाषण में साथियों उन्होंने ये परिभाषा दी थी कि लोकतंत्र को जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन कहा था इन्होंने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष रहा 21 नंबर। वर्ष 2017 में भारत की चेन्नई बंदरगाह से रूस के किस बंदरगाह के बीच समुद्री लिंक बनाने पर सहमति बनी है? यानी वर्ष 2017 में भारत की चेन्नई बंदरगाह से रूस के किस बंदरगाह के बीच समुद्री लिंक बनाने पर सहमति हुई थी साथियों? व्लादिवोस्टोक बंदरगाह, सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह, मॉस्को बंदरगाह, येकेतेरिनबर्ग बंदरगाह? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की चेन्नई बंदरगाह से रूस के
व्लादिवोस्टोक बंदरगाह के मध्य समुद्री लिंक बनाने पर सहमति हुई थी साथियों 2017 में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष रहा 22 नंबर, निम्न में से किस विद्वान ने डोमिनो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? डोमिनो सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान का है? जॉन फॉस्टर डलेस, टूबमेट ने, हेडली बुल ने, माइक पॉम्पियो ने। जॉन फॉस्टर डलेस, टूबमेट ने, हेडली बुल ने, माइक पॉम्पियो ने। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है? तो साथियों ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जॉन फॉस्टर डलेस जिन्होंने डोमिनो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था साथियों, तत्कालीन विदेश सचिव जॉन फॉस्टर डलेस जिन्होंने डोमिनो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, अमेरिकी विदेश सचिव थे साथियों जॉन फॉस्टर डलेस जिन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था साथियों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष रहा 23 नंबर, किस देश की संसद के ब्लॉक का नाम अटल ब्लॉक रखा गया साथियों? तो साथियों इस क्वेश्चन को हमने कई बार प्रैक्टिस सेट में दिया है, तो साथियों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान की एक संसद है, संसद के ब्लॉक का नाम अटल ब्लॉक रखा है साथियों, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अफगानिस्तान की संसद का उद्घाटन किया था तब उन्होंने एक ब्लॉक का नाम उनके विचारों के आधार पर अटल ब्लॉक रखा था साथियों। नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष रहा 24 नंबर, कच्चा तिबू द्वीप श्रीलंका को किस प्रधानमंत्री ने सौंपा था? कच्चा तिबू द्वीप श्रीलंका को किस प्रधानमंत्री ने सौंपा था? नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो साथियों ये क्वेश्चन भी हम कई बार पिछली वीडियो सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन से आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी जी ने यह द्वीप श्रीलंका को सौंपा था साथियों। नेक्स्ट सवाल 25 नंबर आपके समक्ष रहा साथियों, अंतिम सवाल आज की इस वीडियो सीरीज का है, तापी गैस पाइपलाइन परियोजना में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है साथियों तापी गैस पाइपलाइन परियोजना में? चयन करिएगा उस ऑप्शन का। तो साथियों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईरान साथियों इसमें शामिल नहीं है। इसमें आपका टी से बन जाएगा तुर्कमेनिस्तान, ए से आपका बन जाएगा अफगानिस्तान, पी से आपका बन जाएगा पाकिस्तान और आई से आपका बन जाएगा इंडिया। ये शामिल है, न कि ईरान शामिल है साथियों। यानी तापी गैस पाइपलाइन परियोजना में तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत यानी इंडिया शामिल है साथियों, न कि ईरान शामिल है। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो साथियों इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े आगामी परीक्षाओं की दृष्टि में रखते हुए महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में चर्चा की है और साथ ही महत्वपूर्ण फैक्ट। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा आप अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। यदि साथियों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद पास में बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। लाइक और शेयर भी अपने मित्रों के साथ जरूर करिएगा साथियों ताकि उन्हें भी इसका फायदा हो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक धन्यवाद।